हाँ जी, तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं पॉवर्टी क्या है, पुअर क्या है, और हमारे यहाँ जो इंडिया में हम पॉवर्टी लाइन हमने कैसे डिफाइन की है और क्या क्या रीजंस हैं पॉवर्टी के। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है वो भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। तो आज ये इस चैप्टर 3 का मैं लास्ट पार्ट आपसे, सॉरी चैप्टर 4 है ये, तो चैप्टर 4 का मैं लास्ट पार्ट आपसे यहाँ डिस्कस करूंगी। दिस इज रिगार्डिंग द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, खत्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए क्या क्या जो स्कीम्स हैं वो लॉन्च किए हैं और क्या क्या उन्होंने वेज हैं जो लिए हैं कि हमारे यहाँ से पॉवर्टी को हम किसी तरह से रिड्यूस कर सकें। क्योंकि इंडिया, देखो हमें पता है कि एक पॉपुलेटेड कंट्री है, सेकंड नंबर है इसका अक्रॉस द ग्लोब। तो पॉपुलेशन की वजह से जाहिर सी बात है रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। तो उसको किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, बिफोर गोइंग टू दी गवर्नमेंट स्कीम्स की सरकार ने क्या क्या चीज़ें लाई हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मली हम पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेजर्स दिए हैं 2 स्लाइड्स में। पहला है एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल वोकेशन शुड बी रैपिडली डेवलप सो एज टू इरेडिकेट रूरल पॉवर्टी। अब हमें ये भी पता है कि अगर आप अर्बन एरियाज की बात करें और आप रूरल एरियाज की बात करें, तो रूरल एरियाज में आपको ज़्यादा लोग क्या मिलते हैं, पुअर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतना एजुकेशन सिस्टम नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो लोगों का जो है वो अर्निंग भी लिमिटेड होती है। और कई बार क्या होता है कि क्योंकि वो अवेयर नहीं होते एजुकेशन ना होने की वजह से, तो उनको वो अपना लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव नहीं कर पाते। तो अब यहाँ पर जो पहला मेजर है उसमें यह है कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड या रूरल एरिया में जिस तरह की भी हम रोजगार किसी भी तरीके का कुछ हम ला सकते हैं, कुछ वोकेशनल हम एजुकेशन के थ्रू वहाँ पर हम कुछ जो भी हम डेवलप कर सकते हैं, वो हमें रैपिडली जो है सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि हम वहाँ पे अलग अलग तरह के कुछ लघु उद्योग या फिर जो है वो छोटे छोटे काम जहाँ पे हम जो रिलेटेड हो रूरल वोकेशन से ही वो, और पॉवर्टी को रूरल एरियाज की खत्म करने में हेल्प करें, तो उस पे पहले जाए। दूसरा है जितने भी गांव और जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप होनी चाहिए, जिनसे कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े हो, मतलब बढ़े। जैसे विलेज में आप छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगा लें, जो वहाँ के लोगों को उससे रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से फिर रोज़गार मिलेगा, जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे उनको भी काम मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि जो गांव है हमारे वो धीरे धीरे उनको हमें डेवलप करना पड़ेगा और उनमें छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी। बहुत बहुत सारे आजकल हम माइक्रो इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो वो हम रूरल एरियाज में डेवलप करें। ये ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा दोनों जगह, रूरल भी और अर्बन भी। तीसरा, प्रोग्राम जो है वो इस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करने होंगे जो डायरेक्टली पुअर को हेल्प करें, उसको टारगेट करें और उसकी इनकम इंक्रीज करने में हेल्प करें, उसका कंजम्पशन पैटर्न जो है वो बेटर करें, वो अपना जो है ज़्यादा पैसे कमा पाए और उसका कंजम्पशन पैटर्न जो है वो पहले से इम्प्रूव हो पाए। तो ये कंजम्पशन पैटर्न के लिए भी हमें ऐसी स्कीम्स लानी होंगी, ऐसे प्रोग्राम्स लाने होंगे जो डायरेक्टली पुअर को टारगेट करें। मतलब हमें मिडिल मैन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो उसको थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट को रिमूव करना पड़ेगा। और क्या हम कर सकते हैं? चौथा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया में पॉवर्टी की बहुत बड़ी वजह भी है, ये है इनकम इनइक्वालिटी। पुअर बहुत ज़्यादा पुअर है, रिच पर्सन जिनके पास पैसा है उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो हमें इस इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे? कि हम कुछ इस तरह के लेबर लॉज ले आए जो कि हमें बेटर वेजेस जो है वो लोगों को प्रोवाइड करा सके। मतलब उनका वेजेस बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली उनका लाइफस्टाइल पहले से बेहतर हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, जो भी गुड्स ऐसे हैं जो कि पुअर लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो हाई क्वालिटी के नहीं है लेकिन वो मीडियम क्वालिटी के जितने भी गुड्स हैं जो जो गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं, उनके ऊपर से टैक्स हट जाए, सरकार उनको टैक्स ना लगाए। दूसरा, ऐसे जो गुड्स जिनकी गरीबों को जरूरत पड़ती है
उसमें एक तो टैक्स नहीं लगा रहे, दूसरा आप उन पे उन्हें सब्सिडी दीजिए ताकि वो उनको थोड़ा सा चीप रेट्स में अवेलेबल हो और वो उसे अफोर्ड कर पाए, उनके पैसे बचे। जैसे कि रसोई सिलेंडर की हम बात करते हैं, आजकल सरकार कहती है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं उस पर, लेकिन अगर रियलिटी चेक पे जाए तो वो अभी भी गरीब लोगों को काफी महंगा पड़ता है। दूसरा, जितने भी पुअर लोग हैं उनका हेल्थ केयर और एजुकेशन उनके बच्चों की वो फ्री में हो, सो दैट उनका वहां पे खर्चा बचे और वो उसको किसी और कंजम्पशन में अपने यूज कर सके। चौथा, जितने भी पुअर फैमिलीज के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाने में सरकार जो है वो हेल्प करे, इस तरह की योजनाएं चलाए या इस तरह का कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे कि गरीब परिवारों के लोगों को रोजगार मिल सके। तो ऑटोमेटिकली रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो जो पुअर इनकम की वजह से इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही थी वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, रिड्यूस होने लगेगी। लास्ट हम क्या कर सकते हैं, लास्ट हम कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ा रीजन है आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ पॉवर्टी का, उसको हम कंट्रोल करें और इसके रेट को, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, इसको किसी तरह डाउन लाएं जाए हम। जैसे हमारी पॉपुलेशन पॉलिसी है उसमें फैमिली प्लानिंग है, आप लोगों को एजुकेट करें कि जितने ज्यादा लोग फैमिली में होंगे उतना ज्यादा खर्चा बढ़ेगा तो आप उतना ज्यादा गरीब हो जाओगे। और अगर कोई फैमिली प्लानिंग पे जा रहा है, कोई उसको प्रमोट कर रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने में आगे आ रहा है, तो उसको हम कुछ रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव वगैरह दे पाए। तो ये वो तरीके हैं जिनसे आप नॉर्मली पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हो, उसको कम करने में हेल्प कर सकते हो। अब हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सरकार ने अभी तक क्या क्या एफर्ट्स किए पॉवर्टी एलिवेशन के। तो 1950 से, जब से आप बात करें 1951 में आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान आ गया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट को पता था कि देखो हम लोगों को जो है अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, लोगों की गरीबी को थोड़ा थोड़ा हमें टारगेट करना पड़ेगा कि इसको हम कम कर सके। तो जो पॉवर्टी एलिवेशन है वो क्या है, आपका एक लॉन्ग टर्म गोल है। अब कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि भाई आज मैंने सोचा है और अगले 5 साल में पॉवर्टी को खत्म कर दूं, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। शॉर्ट टर्म गोल नहीं है ये, क्या है आपका लॉन्ग टर्म गोल है। अब 1950 से ही जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे प्लानिंग स्कीम्स वो लेके आए जो पुअर को हेल्प करते थे सेल्फ सफिशिएंसी के लिए फूड प्रोडक्शन में। मतलब वो आप कम से कम इतना फूड खुद उगा लोगे जो आपको अपने आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए चाहिए, तो मतलब आप भूखे आपको नहीं रहना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेकर आ गई और जो सबसे मतलब इसमें बहुत सारी लोग जिनको टारगेट किया गया वो पुअर थे जो कि 80% अपनी इनकम, जो भी उनकी पूरे साल की कमाई होती थी, उसको खुद के खाने पे ही खर्च करते थे। तो सोचो कितना गरीब है वो कि 80% इनकम उनकी खाने पे खर्च हो जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा खाना खा रहे हैं इसलिए खर्च हो रही है, उनकी इनकम ही इतनी कम है कि उसका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन फूड कंजम्पशन पे खर्च हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या क्या सरकार ने किया, सप्लाई ऑफ बेसिक कमोडिटीज, उनको बेसिक चीजें प्रोवाइड कराओ। पर्टिकुलरली फूड जो है इनमें से, जैसे बेसिक कमोडिटीज की आप बात करें तो खाना आप कंट्रोल्ड प्राइस पे दो। आपने देखा है ना आजकल राशन शॉप्स होती हैं, तो उनका क्या पर्पज है, राशन शॉप कंट्रोल, सब्सिडाइज रेट पे आपको खाना मिलेगा, ठीक है। और पूरी कंट्री में जो है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोग जो इतने पुअर हैं, जो 80% अपनी इनकम खाने पे खर्च कर देते हैं, उनको आप इस तरह से फूड अवेलेबल कराने में हेल्प कर रहे हो। तो ये गवर्नमेंट शुरुआत जो है वो ऐसा कर सकती थी। लेकिन यहाँ पे देखो, मैंने स्कीम शुरू करने से पहले एक और चीज बताई है आपको, आउटलुक क्या है। अब अगर आप ये बात करते हो पॉवर्टी एलिवेशन की, तो हम ये कहते आ रहे हैं कि हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल है और इसकी वजह से जो है धीरे धीरे पॉवर्टी रिडक्शन हो रहा है। धीरे धीरे क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल है, आप एकदम खत्म नहीं कर सकते। तो पॉवर्टी एलिवेशन जो है अगले 50 इयर्स में हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो जब इंडिया आपको, हम इंडिपेंडेंट हुए थे ना, उस समय ये देखो मैंने यहाँ लिखा है मिडिल क्लास। उस समय इंडिया में मिडिल क्लास का कोई सिस्टम नहीं था, दो ही तरह के लोग थे, या तो पुअर या तो फिर रिच। अब मिडिल क्लास कहाँ से आए, मिडिल क्लास ऐसे आए कि आपने धीरे धीरे पुअर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, उनको एजुकेशन दी, उनको सब्सिडाइज रेट पे खाना दिया। जब उनकी धीरे धीरे इनकम बढ़ी
तो वो धीरे धीरे पुअर से थोड़ा थोड़ा रिच हो गए और वो धीरे धीरे मिडिल क्लास, मतलब ना तो वो गरीब है ना वो अमीर है, इस कैटेगरी में आने शुरू हो गए। ठीक है, तो ये हमारी गवर्नमेंट में ने अपनी पॉलिसी से जो है वो इंश्योर किया कि हम जो है पुअर लोगों को धीरे धीरे बेटर लाइफस्टाइल दे पाए। तो हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी हमारे पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स हैं वो सारे फेल हो गए, क्योंकि जो द ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास विच वॉज वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट व्हेन इंडिया बिकेम अ फ्री नेशन, देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया, उस समय मिडिल क्लास होता ही नहीं था। वो ये बताता है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो जाहिर सी बात है आपकी इंडिया में बहुत मिली है, तभी तो एक पुअर धीरे धीरे मिडिल क्लास लेवल तक पहुंचा, बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज नॉट एट ऑल इवन। अभी भी दिक्कत ये है कि अब हमारे पास 3 कैटेगरी हो गई, पुअर, रिच और मिडिल क्लास। तो क्यों? क्योंकि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो इनकम इनइक्वालिटी है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चला रही है जो हम 1 बाय 1 इस वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जो पॉवर्टी एलिवेशन का गोल है वो फेल हुआ, लेकिन हाँ उतना सक्सेसफुल भी नहीं हुआ। तो देखो अब शुरू करते हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम पॉवर्टी एलिवेशन के लिए क्या क्या सरकार ने किया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये दिसंबर 2000 में लॉन्च हुई और इसका काम क्या था? रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। जैसे ट्राइबल एरियाज हैं, बहुत इंटीरियर एरियाज हैं जहाँ ना कोई सड़क है, वो अभी भी लोग नदी पार करके, नहर पार करके, हमने सुना है ना बहुत टीवी पे आता रहता है, इतने 5 किलोमीटर स्कूल जा रहे हैं, नदी पार करके जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वो योजना थी जिसमें इनका ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी ऐसे अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं, ऐसे इंटीरियर में बसे हुए ट्राइबल एरियाज हैं, ऐसे इंटीरियर में बसे हुए गांव हैं रूरल एरियाज में, उनका क्या करना है, हमें उनको गुड ऑल वेदर रोड्स देनी है। जो बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, उसमें वो रोड्स जो हैं वो उनके थ्रू हम उन गांवों तक, उन एरियाज तक पहुंच सकते हैं। तो हम जब पहुंचेंगे तो क्या क्या पहुंचेगा? हम जब पहुंचेंगे तो खाना पहुंचेगा, हम जब पहुंचेंगे तो कपड़े पहुंचेंगे, हम जब पहुंचेंगे तो एजुकेशन पहुंचेगी, रोजगार पहुंचेगा, है ना। तो इस योजना का सबसे बड़ा पर्पज ये था कि भैया कनेक्टिविटी तो लाओ, सबसे पहले उनको जोड़ो तो सही। दूसरी योजना आप देखिए, दूसरी योजना है रूरल हाउसिंग, इंदिरा आवास योजना कहते हैं। ये इसका काम क्या था? ये इसने टारगेट किया सबसे पहले उन लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो कि हमने पहले वीडियो में देखा बिलो पॉवर्टी लाइन कौन लोग होते हैं। तो इनको टारगेट करना है, रूरल एरियाज में रहते हैं। अब क्या, कैसे टारगेट कर रहे हैं आप इनको आप क्या दे रहे हैं? फ्री में घर दे रहे हैं, फ्री हाउसिंग। और स्पेशली आप टारगेट किसको कर रहे हैं? वो हाउस होल्ड जो SC ST, मतलब जो सोशल जो मेन स्ट्रीम से दूर हैं और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, कास्ट को बिलोंग करते हैं, यानी वो दलित जो है वो और बेचारे गरीब हैं। तो उनको टारगेट करके आप क्या कर रहे हैं? इंदिरा आवास योजना में बिलो पॉवर्टी लाइन में जितनी भी ऐसी फैमिलीज हैं उनको फ्री में घर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये 2 स्कीम लाई। इससे क्या होगा कि गरीब लोगों का थोड़ा सा पॉवर्टी रिमूव करने में हेल्प मिलेगी। गाँव से सारे सड़कों के थ्रू लोग जुड़ जाएंगे मेन स्ट्रीम इकोनॉमी से, और दूसरा उनको फ्री में घर भी मिल रहे हैं। तीसरी स्कीम आ गई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसको 2001 में लाए। इसके 2 काम थे। पहला, रूरल एरियाज में वेज एम्प्लॉयमेंट दो, सबको जो है रोजगार दो, और फूड सिक्योरिटी दो। खाना, मतलब आप ये इंश्योर करो कि हर गरीब खाना खाए बिना नहीं सोएगा। और कुछ इस तरह के एसेट्स क्रिएट करो ड्यूरेबल, जो कि कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए और इकोनॉमी के लिए जो है वो फायदेमंद हो और लोग उनका फायदा उठा सकें। कैसे ड्यूरेबल एसेट्स होते हैं? रोड्स हैं, रोड एक ड्यूरेबल एसेट है। ब्रिजेस आपने बना दिए, ठीक है, स्कूल बिल्ड कर दिए आपने, या इस तरह का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपकी जो ड्यूरेबल है, मतलब ऐसा नहीं है आज है कल गायब हो गया, और आपकी इकोनॉमी को आगे हेल्प कर रहा है। तो ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इस तरह ये 3 चीजें कही गई कि आप वेजेस देंगे, आप खाना इंश्योर करेंगे और आप ड्यूरेबल एसेट्स बनाएंगे। फिर आ गई एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम जिसे हम मनरेगा कहते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो आया 2005 में। याद करिए नाम अच्छे से,
पहले नरेगा था, इसको फिर बाद में चेंज करके महात्मा गांधी ऐड करके इसको मनरेगा कह दिया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इस एक्ट में देखो क्या हुआ। इस एक्ट में सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था एनहेंसिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग 100 days ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि इस स्कीम ने कहा कि जितने भी रूरल एरियाज में जो भी लोग इस स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करेंगे उनको हम ये इंश्योर करेंगे कि 365 डेज जो एक साल में होते हैं उनमें से कम 100 दिन 100 days उस एक एडल्ट व्यक्ति के पास रोजगार होगा जिसकी उसको पगार मिलेगी। ठीक है, तो पहला ये था। दूसरा ये था इसका एम मनरेगा का, टू क्रिएट अगेन ड्यूरेबल एसेट, जो मैंने आपको जैसे बताया भी पीछे, रोड, कैनाल, ठीक है, पॉन्ड्स, वेल्स, इस तरह के एसेट्स क्रिएट करने हैं जो ड्यूरेबल हो और लोगों के आगे हेल्प करें। और जब आप क्रिएट करोगे, एसेट क्रिएट अपने आप तो नहीं होगा ना, आपको एसेट क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, ह्यूमन अगर एसेट क्रिएट करेगा इसका मतलब आपको उसे क्या देना पड़ेगा, वेज देनी है, तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन काम कर रहा है, वेज मिलेगी तो क्या उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो धीरे धीरे पॉवर्टी क्या हो रही है पॉवर्टी, बताओ भाई, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो अब इसमें मनरेगा में इन्होंने एक और चीज करी, इन्होंने ये कहा कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा किसे, भाई जिस गांव में मैं रोड, ब्रिज, कैनाल या कुछ भी बना रहा हूं उस गांव के ही लोगों को मिलना चाहिए सबसे पहले रोजगार। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि विद इन 5 किलोमीटर्स ऑफ एन एप्लीकेंट्स रेजिडेंट, जहां पे वो रहता है जिसने मनरेगा में खुद को रजिस्टर कराया है उसके घर से 5 किलोमीटर के अंदर हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। यानी कि इसका पर्पस क्या है कि भाई आपको दूसरे शहर में जाके काम ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि आप घर से 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर चल के जा रहे हो, आपका आने जाने में ही टाइम इतना खराब हो गया। तो उन्होंने कहा 5 किलोमीटर के अंदर हम एम्प्लॉयमेंट देंगे और जो उस एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट उसको मिनिमम वेजेस जो है वो मिलेंगी। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट कितने दिन का हम दे रहे हैं 100 days का एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी चीजें मनरेगा में हुई। और एक और चीज इन्होंने बोली कि अगर 15 दिन के अंदर आपने अप्लाई किया मनरेगा में, और अगर अप्लाई करने के 15 दिन के अंदर आपको कोई भी रोजगार मनरेगा में नहीं मिला, ठीक है, तो फिर जो एप्लीकेंट है जिसने अप्लाई किया था उसको सरकार क्या देगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो डबल प्रेशर क्रिएट कर दिया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि या तो आप रोजगार दे दो, उसने अप्लाई कर दिया, 15 दिन के अंदर उसको काम दे दो जिस काम के अगेंस्ट आप उसे वेज दोगे। अगर आप नहीं दे पा रहे तो भाई इसका मतलब वो पर्सन आपके लिए क्या है, अनएम्प्लॉयड है तो फिर उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दो। तो ये डबल था, तो इसका मतलब आपको काम देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो लीगल एंटाइटलमेंट है, मतलब उसको वो लीगली जस्टिफाइड। ठीक है, अब मनरेगा जो इम्प्लीमेंट हुआ सबसे पहले उसको इम्प्लीमेंट किया ग्राम पंचायत ने। क्यों? क्योंकि गरीब लोगों के लिए, रूरल एरियाज के लिए। ठीक है, और 5 किलोमीटर के अंदर मिल रहा है, तो ये सबसे अच्छा जरिया थे इम्प्लीमेंट करने का। तो सरकार ने कहा आप ही इम्प्लीमेंट करें। दूसरी एक और बहुत बढ़िया चीज इन्होंने करी कि कॉन्ट्रैक्टर का इन्वॉल्वमेंट बैन कर दिया। मतलब कोई मिडिल मैन जो है वो बीच में नहीं है। ऐसा नहीं है कि ओके तुमसे इतने पैसे में काम करा लिया और फिर जो है वो उसको आपने मिडिल मैन ने उसमें पैसे खा लिए। तो मिडिल मैन का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं रखा गया, ये सबसे बढ़िया बात थी। लेबर इंटेंसिव टास्क जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए चाहिए थे ना, जैसे आपने वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रॉट रिलीफ में कुछ काम करा लिया, सूखा पड़ गया या बाढ़ आई हुई है तो फ्लड कंट्रोल, तो इस तरह के कामों में क्योंकि आपको नहीं पता कि जिस बंदे से आप काम करा रहे हो वो हो सकता है अनस्किल्ड हो या सेमी स्किल्ड हो, तो आपको इस तरह के काम कराने की वो काम वो कर पाए। ठीक है, तो आपने क्या किया, उससे वो सब काम कराए और उसके अगेंस्ट उसको वेजेस दे दी और कम से कम 100 दिन का रोजगार 365 दिन में आप उसे देंगे। तो ये मनरेगा की बहुत बड़ी खासियत थी और ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल स्कीम रही है जिसमें सरकार ने बहुत ज्यादा लोगों को जो है रोजगार देने में हेल्प करी और उससे उनका पॉवर्टी एलिवेशन जो है उनका एक ऑब्जेक्टिव वो भी अच्छे से फुलफिल हुआ। आगे चलते हैं।
अगली स्कीम आ गई नेशनल फूड फॉर द वर्क प्रोग्राम। अब ये बड़ा बढ़िया काम किया था इन्होंने। इसमें इन्होंने 2004 नवंबर में लॉन्च किया 150 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में। इसमें क्या था कि आप काम करो और उस काम करने के बदले आपको क्या मिलेगा, मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल खाना मिलेगा, फूड हम देंगे। तो आप क्या कर रहे हो, फूड दे रहे हो किसके अगेंस्ट, काम के अगेंस्ट। और ऐसा नहीं है कि फिर पैसा नहीं दे रहे। तो जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च हुआ, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, प्रोवाइडिंग मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। आप वेजेस भी दे रहे हो और आप खाना भी दे रहे हो रूरल पुअर को, जो रूरल एरियाज में पुअर रहते हैं उनके लिए टारगेट किया गया। बहुत अच्छी स्कीम थी ये भी। फिर है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। जैसे इंदिरा आवास योजना थी वैसे ही ये भी आई, 2001 में आई। इनका क्या काम था, कंस्ट्रक्शन और अपग्रेडेशन ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स फॉर द स्लम ड्वेलर्स। तो ये क्या करते थे कि जितने भी स्लम में रहने वाले लोग थे उनका जो है, हाँ, उनके लिए क्या करते थे कि इस तरह की फैसिलिटीज इन्होंने इनको अवेल कराई कि जो कंस्ट्रक्शन या जो स्लम एरियाज में कंस्ट्रक्शन करके इनके लिए घर बना दिए छोटे छोटे, जैसे कच्चे घर हैं, झुग्गी डाली हुई है, उनको पक्का करा दिया। ठीक है, वहां पे पानी और बिजली की सुविधा मुहैया करा दी। और एक जो है हेल्दी और अर्बन एनवायरनमेंट इन्होंने दिया। वहां पे क्या किया, पब्लिक टॉयलेट्स, आपने देखा है ना, जो आजकल सुलभ या पब्लिक टॉयलेट्स जगह जगह हर स्लम में गवर्नमेंट इंश्योर करती है। तो वो भी इस स्कीम का पार्ट था कि लोग जो है वो डिफिकेशन के लिए ओपन एरियाज यूज ना करें। हम सबने टॉयलेट मूवी भी देखी है ना, वो बहुत अच्छा मैसेज देती है। तो उसका वो एक वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का पार्ट थी कि हम कम्युनिटी टॉयलेट बनाएंगे और जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनके लिए जो ड्वेलिंग यूनिट्स हैं, जो स्लम एरियाज हैं, उनको अपग्रेड करेंगे, थोड़ा सा बेटर करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, ताकि वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर्स हैं उनमें परेशान ना हो और वो अपने घर में रह सकें। तो ये एक योजना थी। अगले पे चलते हैं। आगे आ गई नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी। इन्होंने कहा कि जितनी भी स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, वो वहां पे सभी लोगों पे एप्लीकेबल होगी। ठीक है, सब जगह, तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की हर जगह एप्लीकेबल हो रही है। और म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इसमें दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट कर रही है। अब स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है, आप जब ओल्ड एज लोगों को पेंशन दे रहे हो तो वो डिपेंड करेगा स्टेट पे। कोई स्टेट ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहती है या कम करना चाहती है, स्टेट पे डिपेंड करेगा। अब अमाउंट जो इन्होंने डिसाइड किया ओल्ड एज लोगों को देने के लिए वो बहुत ही नॉमिनल है गाइज। मुझे तो समझ में नहीं आया कोई कैसे सरवाइव करेगा, पर देखो 200 रुपए पर मंथ उन लोगों के लिए जो 60 to 79 ईयर्स के बीच के हैं। भाई 200 रुपए में क्या होगा पता नहीं, खैर स्कीम है, 200 भी मिल रहे हैं तो क्या बुरे हैं। तो और जो एप्लीकेंट्स 80 ईयर्स से ऊपर के हैं उनको 500 रुपए पर मंथ। अब ये 2011-12 के बजट में पास हुआ था। ये सक्सेसफुल वेंचर है, इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने आप को एनरोल कराया जो ओल्ड एज के थे और वो ये स्कीम का बेनिफिट उन्होंने उठाया। 200 रुपए 500 रुपए जिस भी कैटेगरी में आते थे वो सरकार से हर महीने ले लेते थे। और इसमें इस 200 रुपए में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन था, डिफरेंट परसेंटेज रेट पे। आगे चलते हैं। अन्नपूर्णा स्कीम। अन्नपूर्णा स्कीम से पता चल रहा होगा किससे रिलेटेड है, फूड। ठीक है, तो ये 1999-2000 में स्टार्ट हुई। इसमें क्या करना था, इस अन्नपूर्णा स्कीम में फूड टू सीनियर सिटीजन। तो सबके लिए नहीं था, सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम थी, उन लोगों के लिए जो अपनी अपनी खुद देखभाल नहीं कर सकते और वो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम का भी पार्ट नहीं है। इसका मतलब उनको वो 200 रुपए या 500 रुपए भी नहीं मिल रहे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हमें क्या कराना, फिर वो कैसे सरवाइव करेंगे। तो अन्नपूर्णा स्कीम कहती है हम उन्हें खाना देंगे। ठीक है, और ऐसे लोग जिनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है गांव में, तो ऐसे लोगों के लिए अन्नपूर्णा स्कीम आ गई। इसमें क्या करते थे, 10 किलो फ्री फूड ग्रेन्स एक महीने में उन एलिजिबल सीनियर सिटीजन्स को देते थे। तो ये जो स्कीम थी इसने टारगेट किया पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को और इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स को, जो बहुत ज्यादा गरीब है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई पैसे नहीं है, तो उनके सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए अन्नपूर्णा स्कीम आई। नेक्स्ट है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अगेन नाम बता रहा है ग्रामीण रोजगार योजना, मतलब
क्या क्या यहाँ पे होने वाला है, जनरेशन ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब कैसे होगा, गांव में होगा, रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। कैसे होगा, फिर से क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे रूरल एरियाज में, और क्या करेंगे साथ में फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी गरीब को प्रोवाइड कराएंगे। तो जैसे पीछे सेम था फूड फॉर वर्क वाला, उसी से रिलेटेड है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये आजीविका के नाम से 2011 में आया। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो रूरल पुअर था उनकी नीड्स को डाइवर्सिफाई कर दिया और उनको ना जॉब्स प्रोवाइड कराई रेगुलर इनकम के साथ मंथली बेसिस पे, मतलब वेज नहीं है, सैलरी है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिए। तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या करते हैं, जो भी विलेज लेवल पे जितने भी नीडी लोग हैं उनकी हेल्प करते हैं। आपस में पैसा इकट्ठा करो और आज एक गरीब की मदद करो, फिर पैसा इकट्ठा करके हो सकता है जब उस गरीब की मदद हो गई तो कल को थोड़ा पैसा इकट्ठा करके दूसरे किसी गरीब की मदद करो। तो ऐसे करके इन्होंने आजीविका में सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिए और मंथली बेसिस पे, सैलरी बेसिस पे रेगुलर इनकम के लिए रूरल पुअर्स को जॉब दिलवाने में हेल्प करी। तो ये स्कीम भी अच्छी चली। उसके बाद नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन आ गया। इसमें फिर से सेल्फ हेल्प ग्रुप बने जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट की जो है वो कराया, और स्किल डेवलपमेंट करा के क्या रीजन था, स्किल डेवलप हो जाएंगी तो अकॉर्डिंगली उन स्किल्स के एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। और दूसरा, आप जब आपने स्किल डेवलप कर ली, इस तरह की ट्रेनिंग्स उन्हें दी गई, तो आप खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जा सकते हो। अपनी कोई दुकान खोल लो, अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस खोल लो, जो आपने स्किल सीखी है उससे रिलेटेड आप कोई काम कर लो। ठीक है, तो और उसके लिए आपको लोन भी मिल जाएगा, इस तरह की भी फैसिलिटी दिला दी। और उसके बाद ये लास्ट हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना है, बहुत फेमस है, तुम लोगों ने ये जरूर 2000 रुपए वाले घोटाले सुने होंगे, है ना, कितने हुए थे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे। तो बेसिकली जनधन योजना का जो पर्पस था वो ये था कि आप डायरेक्ट बेनिफिट दोगे, सब्सिडी, जैसे सब्सिडी है, पेंशन है, इंश्योरेंस है, ये सब डायरेक्ट बेनिफिट आप ट्रांसफर करोगे किसको, उस पुअर को जिसका कोई इवन बैंक अकाउंट भी नहीं है। तो आप क्या करोगे, उस पुअर का इस जनधन योजना में फ्री बैंक अकाउंट खुला। उस बैंक अकाउंट को ये जो गरीब आदमी है, इसको एक्सेस करने के लिए मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, मुझे उसको कोई स्मार्टफोन नहीं चाहिए, तो नॉर्मल फोन से भी वो अपने अकाउंट की सुविधाएं जो है वो ले सकता है। और जो इसका टारगेट था वो था कि हम 1.5 करोड़ बैंक अकाउंट खोलेंगे, जिसमें 2-2 हज़ार रुपए सरकार ने फ्री में उस समय हर गरीब को दिए। जिनका भी जनधन अकाउंट था 2000 रुपीज हम सरकार ने जो है वो उससे वो उनका अकाउंट खोला। और इस बहाने क्या हुआ कि जो हर गरीब का बैंक में अकाउंट हो जाएगा, उनको जो है वो इजी हो जाएगा अपने जो उनके पैसे हैं उनको संभाल के रखना, और किस तरीके से कहाँ यूज करना है, उनको बहुत सारी और सुविधाएं मिल जाएंगी। तो और उनको थोड़ा नॉलेज बढ़ेगी, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, किस तरह से हम अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये एक टारगेट लेके स्कीम आई, जैसे कोई भी उनकी पेंशन आनी है या उनका कोई इंश्योरेंस का पैसा आना है तो वो सीधा उनके अकाउंट में आ जाएगा, तो बीच में किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा कि बीच में से पैसा गायब हो गया या पता नहीं कहाँ चला गया। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये जनधन योजना लाई गई, जिसमें 1.5 करोड़ बैंक अकाउंट का टारगेट लेके सरकार ने इसे लॉन्च किया, और स्टार्टिंग में 2-2 हज़ार रुपए से जो है वो सारे अकाउंट्स में ट्रांसफर किए। तो ये ऐसी बहुत सारी स्कीम्स थी जो हमने पढ़ी, जो कि पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए सरकार ने लॉन्च की। आई होप आप सबको ये स्कीम्स समझ में आ गई हैं, क्लियर हैं, और इनका पर्पस भी समझ में आ गया है। तो मैं यहाँ पे ज़रूर आप सबको बताना चाहूँगी कि इतनी सारी स्कीम्स हैं हमारे पास, लेकिन हम अभी भी ये नहीं कह सकते कि पॉवर्टी खत्म हो गई या बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ये हमेशा से एक लॉन्ग टर्म गोल रही है। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसे रिमूव कर पाएं, लेकिन जब तक आप पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव दिस पॉवर्टी फ्रॉम योर इकोनॉमी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले सेशन में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाली हूँ मैं, चैप्टर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अभी तक आपने चैप्टर 4 तक सारा सिलेबस पढ़ लिया है, तो बने रहिए निधि गुप्ता क्लासेस के साथ। थैंक यू।